ट्रंप अचानक से पागल हो गया है और अपने ही जर्नेलों पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया है। यहां तक कि जर्नेलों ने जो मॉनिटरिंग रूम है वो मॉनिटरिंग रूम बंद कर दिया है ट्रंप पर। तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा, साथ साथ आपको यह खबर भी दूंगा कि ईरान के बाद इसराइल ने अब तुर्की को भी निशाने पर रख लिया है और यह कह दिया है कि हमें ईरान के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी से खतरा है तो वो तुर्की से है। तुर्की के खिलाफ एक प्लान जो कैंपेन है वो शुरू हो चुकी है। क्या तुर्की का भी ईरान वाला जो हॉल है वो किया जाएगा? तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा जी। साथ साथ आपको यह खबर भी दूंगा कि पाकिस्तान जो डील करवा रहा है अमेरिका और ईरान के दरमियान, इस डील पर खलीजी ममालिक खास तौर पर यूएई जो है वो सर पकड़कर बैठ गया है और बहरीन भी। और इसकी रीजन ये है, वो ये समझते हैं कि अगर ये मुआहदा हो जाता है तो इस मुआहदे की जो शराइत हैं उनमें तो कहीं पर भी मिसाइल प्रोग्राम को महदूद करने के हवाले से कोई शर्त नहीं है। तो अगर डील हो जाती है तो फिर उसके बाद हमारा क्या बनेगा, हमारे ऊपर तलवार लटकती रहेगी। तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा जी। फिर इमरान खान साहब के हवाले से भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है और वो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इमरान खान साहब बनी गाला शिफ्ट होने के लिए जो उनके सामने शराइत रखी जा रही थी उसमें उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया है और इस हफ्ते रवां हफ्ते उनसे दूसरी अहम मुलाकात होनी है और ये अहम मुलाकात इस हवाले से होगी कि इमरान खान साहब का जो जवाब है वो लिया जाएगा। बहरहाल पहली मर्तबा इमरान खान साहब ने ग्रीन सिग्नल दिया है। ये सिग्नल क्या है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा जी। साथ साथ फील्ड मार्शल की जानिब से पाकिस्तान की जानिब से मिसाइल्स जो हैं वो दागे गए हैं समंदर में। ऐसा क्यों किया गया, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, खास तौर पर जब मुज़ाकरात इस वक्त इस्लामाबाद में जो इंतजामात वगैरह किए जा रहे हैं होने जा रहे हैं। इन मुज़ाकरात के दौरान तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो आपके साथ शेयर करनी है जी माफ कीजिएगा, वो ट्रंप के हवाले से है। तो आलमी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रंप इस वक्त गुस्से से पागल हो चुका है और इसकी जो रीजन है वो ये है कि ना ही उसको ईरान में फेस सेविंग मिल रही है, इवन के उसके अपने मुल्क में उसके अगेंस्ट जो बयानिया है वो बनता जा रहा है। और अब जो सदर ट्रंप है वो बाकायदा तौर पर अपने जो जर्नेल हैं उनके ऊपर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया है उसने। और जर्नेलों ने रद्दमल के तौर पर यह किया है कि जो मॉनिटरिंग रूम होता है उस के जो दरवाजे हैं वो ट्रंप के लिए बंद कर दिए हैं कि भाई यहां पर वो आएगा चीखता चिल्लाता रहता है। और इससे पहले एक बड़े लेवल पर जो तब्दीली है वो भी अमेरिकी फौज में हो चुकी है। जो अहम तरीन उनकी कमांड्स थी वो भी तब्दील हो चुकी हैं और ट्रंप की जो फ्रस्ट्रेशन है वो भी इस वजह से है कि ट्रंप ना सिर्फ अपनी जो मकबूलियत है वो अमेरिका में खो रहा है बल्कि ईरान जो है वो भी उसके हाथ से इस तरह से निकल रहा है कि वो ये जंग ना जीत पा रहा है और ना ही उसे कोई जो फेस सेविंग है वो मिल रही है। एक और जो सर्वे है वो किया गया और ये दावा और ये जो सर्वे है वो अमेरिकी मीडिया की जानिब से किया गया है और इसमें यह कहा गया है कि इस वक्त 2/3 से भी ज्यादा जो अवाम है वो ट्रंप के खिलाफ हो चुकी है। अब जाहिर सी बात है ट्रंप की जो फ्रस्ट्रेशन है वो होना बनती ही बनती है क्योंकि आगे मिड टर्म इलेक्शंस हैं और अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है तो मिड टर्म इलेक्शन में ना सिर्फ उसको बुरी शिकस्त होगी बल्कि मिड टर्म इलेक्शंस के बाद ट्रंप को अपनी सीट से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसके साथ ही जी इस्राएली जो साबिक पीएम है उनकी जानिब से भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आ गई है और उस स्टेटमेंट में वो ये कह रहे हैं कि ईरान के बाद तुर्की हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। सदर तैयब अर्दवान को उन्होंने अब निशाने पर रख लिया है। वहां पर भी रिजीम चेंज के हवाले से जो माहौल है वो बनना शुरू हो चुका है। अपने एक ट्वीट में जो ये साबिक पीएम है इसराइल के वो ये कहते हैं कि तुर्की जो है और ईरान ये दोनों मिलकर एक एम्पायर खड़ी करने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। और पिछले दिनों इसराइल की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आई थी जिस पर तैयब अर्दवान जो है प्रेसिडेंट तुर्की के उन्होंने भी जवाब दिया था और ये कहा था कि अगर खित्ते में जंग छिड़ती है तो फिर हम पर फर्ज होगा कि हम भी इसराइल पर जो हमला है वो करें। तो जाहिर सी बात है खींचातानी चल रही है और वैसे ही ये जो स्टेटमेंट है वो तुर्की के प्रेसिडेंट की जानिब से नहीं आई। तो अब चीजें खुलकर सामने आ गई हैं कि ईरान के बाद नेक्स्ट जो नंबर है वो तुर्की का है। तुर्की में भी रिजीम चेंज करने के हवाले से अभी से ही जो माहौल है वो बनाना शुरू हो चुके हैं जी जो लॉबीज हैं। और ईरान के बाद अगला नंबर तुर्की का है। ये तुर्की जान चुका है कि प्लानिंग में उसका नंबर है, इसलिए वो ये जो जंग है इस जंग में अमेरिका इसराइल को शिकस्त देना चाहता है
ताकि उसका जो नंबर है वो ही ना आए। और वो अभी से इसलिए इसकी तैयारी कर रहा है, तुर्की ने इसलिए हमले के ऐलानात किए हैं कि अगर ईरान में कामयाब होती हैं ये लॉबीज तो फिर उसके बाद तुर्की की तरफ इनका जो रुख है वो हो जाएगा। तो इसलिए जी तुर्की के लिए अब एक इंपॉर्टेंट जो फेज है वो भी शुरू हो चुका है। और अब नजरें तुर्की और खास तौर पर जो कतर है, क्योंकि इसमें कतर के हवाले से भी दावा किया गया है। और आप यहां पर एक और भी डॉट कनेक्टिंग आपके सामने मैं करता चलूं कि कतर ही वो वाहिद एक खलीजी मुल्क था जिसने सबसे पहले ना सिर्फ इस जंग से पीछे होने का ऐलान किया बल्कि अमरीकी अफवाज को भी अपने मुल्क से निकालने का जो ऐलान है वो भी कतर की जानिब से किया गया। तो जाहिर सी बात है अगर डॉट कनेक्टिंग की जाए तो समझ में यही आती है कि बैकडोर कुछ ना कुछ ऐसे मामला जरूर हो रहे हैं कि कतर भी सारे मामले से पीछे हुआ है। और फिर उसके बाद तुर्की और कतर के हवाले से भी ये जो कैंपेन है ना वो आलमी सतह पर शुरू हो चुकी है। सीज फायर में तोसी होगी ऐसा दावा बहुत सारे हलकों की जानिब से किया जा रहा है। इस्लामाबाद में जो मुज़ाकरात हैं उनका बकाया तौर पर अभी आगाज नहीं हुआ क्योंकि जो दोनों वफूद हैं ईरान के और अमेरिका के मेन वफूद वो अभी तक नहीं आए। बहरहाल हो सकता है कि कल परसों या एक दो दिन बाद जो वफूद हैं वो आ जाएं। कल से बहुत सारे जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो ये खबरें दे रहे हैं कि जेडी वैंस रवाना हो चुके हैं, जेडी वैंस पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं माफ कीजिएगा, तो जेडी वैंस जो है वो अमेरिका में ही है, वो वाशिंगटन में ही है। तो बहुत सारे अबहाम भी हैं इन मुज़ाकरात को लेकर। दूसरी तरफ ईरान ये वाज़े तौर पर बता रहा है जी कि हम किसी किस्म का जो वफ्द है वो पाकिस्तान नहीं भेज रहे, हम इन मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे, वो इनकार कर रहे हैं। बहरहाल अभी भी चांसेस हैं, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मुज़ाकरात होने का चांस नहीं है। हाँ 90% तो अब चीजें ये नजर आ रही हैं कि जो मुज़ाकरात है वो नहीं हो सकते, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका शरायत रख रहा है और ईरान ये कह रहा है कि हम वफ्द नहीं भेज रहे, तो बज़ाहिर तो यही लगता है कि मुज़ाकरात नहीं होंगे। लेकिन फिर उसके बाद हल्की सी उम्मीद 5-10% जो उम्मीद है वो भी बाकी है। बहरहाल जी अब ये दावे सामने आ रहे हैं कि अगर ये मुज़ाकरात हो भी जाते हैं, अगर दोनों वफूद पाकिस्तान में सेकंड राउंड कर भी लेते हैं तो हतमी नतीजे तक नहीं पहुंच सकेंगे और दूसरे के बाद तीसरा भी जो फेज है वो शुरू होगा। हाँ एक चीज हो सकती है कि पाकिस्तान को ये कामयाबी मिल सकती है कि वो एक जो सीज फायर है उसे एक्सटेंड करने में कामयाब हो सकता है। यानी कि पहले भी 2 हफ्तों का सीज फायर हुआ था, मजीद 2 हफ्तों के लिए जो सीज फायर है हो सकता है वो दोबारा से हो जाए और इन 2 हफ्तों के दरमियान क्या हो कि दोबारा से पैचअप की जो कोशिश है वो की जाए, दोबारा से दोनों को राजी करने की अपनी अपनी शराइत से थोड़ा थोड़ा पीछे होने की जो कोशिश है वो की जाए। क्योंकि कल बुध वाले दिन जो सीज फायर की मुद्दत है वो कंप्लीट हो रही है और दोनों तरफ से ये ऐलानात किए जा रहे हैं, अमेरिका की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी, कि हमारी अफवाज रेडी हैं और जैसा ही हमें किसी किस्म का भी जो अटैक है वो किया गया तो हम भरपूर जो कार्रवाई है वो करेंगे। यहां पर अमेरिकी सदर जो हैं वो भी बमबारी की जो धमकियां हैं वो दे रहे हैं। वो भी ये कह रहे हैं जी कि मैंने भी अपनी फौज को ऑर्डर्स दिए हुए हैं कि ठीक है अब हम ऐसे हमला करेंगे वैसे हमला करेंगे। और दूसरी तरफ जो ईरान है वो भी ये स्टेटमेंट दे रहा है जी कि हमारी जो अफवाज हैं वो भी रेडी हैं। इमरान खान साहब के हवाले से भी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि रवां हफ्ते इमरान खान साहब से एक और जो मुलाकात है वो होनी है। इसका मतलब ये है कि लास्ट वीक इमरान खान साहब से एक मुलाकात हुई और इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर से जो डील है उनके सामने रखी गई है। इस डील में इमरान खान साहब से ये कहा गया है कि वो बनी गाला मुंतकिल हो सकते हैं, बुशरा बीबी साहिबा जो है वो भी बनी गाला मुंतकिल हो सकते हैं। और एक ऐसे वक्त में ये डील ऑफर की जा रही है जब इमरान खान साहब की जो हालत है, इमरान खान साहब की जो आंख का मामला है वो इंतहाई तशवीशनाक है और ऊपर से बुशरा बीबी जो हैं उनकी भी जो आंख का मामला है वो भी तशवीशनाक है। अब देखें कैसा ये इत्तेफाक कहें या जो भी इसको कहें कि इमरान खान साहब की भी वही आंख खराब होती है और बुशरा बीबी साहिबा जो है उनकी भी वही जो आंख है वो खराब होती है। यानी कि अभी तक जो ट्रीटमेंट्स हैं वो दोनों के चल रहे हैं और कोई कंफर्म ये नहीं बताया जा रहा और ना ही कोई मेडिकल रिपोर्ट दी जा रही है कि आंख की जो सिचुएशन है वो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा जो है उनकी कैसी है। तो बहरहाल इस सूरत हाल में जो है वो इमरान खान साहब तक एक मरतबा फिर से जो पैगाम है वो पहुंचाया गया है डील का। इमरान खान साहब से सुलह का पैगाम पहुंचाया गया है कि आपको बनी गाला शिफ्ट कर देते हैं लेकिन आपने इसके बदले में खामोशी इख्तियार रखनी है और इस सेटअप को आप कबूल कर लें, फिर उसके बाद आपको जो इलेक्शंस हैं वो भी दिए जाएंगे। अब नाजरीन इसमें ट्विस्ट ये है कि पहली मरतबा इमरान खान साहब ने ग्रीन सिग्नल दिया है और इमरान खान साहब ने ये वक्त मांगा है और इमरान खान साहब ने कहा है जी कि इस मामले के ऊपर मैं सोच विचार करूंगा। इससे पहले जितनी मरतबा भी इमरान खान साहब तक ये मैसेज पहुंचाया गया तो इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा है। अब नाज़रीन बहुत सारे हलकों की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि इमरान खान साहब ने ग्रीन सिग्नल दिया है
और सोच विचार के लिए ग्रीन सिग्नल, सोच विचार के लिए वक्त मांगा है। और इस सिलसिले में हुआ यह है कि शेड्यूल से हटकर इमरान खान साहब की बुशब्बी साहबा से जो मुलाकात है वो भी करवाई जा रही है। अब बहुत सारे हलकों का यह भी कहना है कि इमरान खान साहब को जो इस वक्त सूरत हाल बन गई है, अवाम जो है वो बाहर निकल नहीं रही, पूरी की पूरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो बज़ाहिर कंप्रोमाइज लग रही है। सुहेल आफरीदी जो मुजम्मत के नाम पर आए थे वो कोई मुजम्मत शो नहीं कर रहे, अवाम निकल नहीं रही। इमरान खान साहब की बहनें जो हैं उनके हवाले से जो मनाजिर सामने आ रही हैं कि वो अब अकेले ही अडियाला जेल आ रही हैं। तो इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया जा रहा है कि इमरान खान साहब को इस वक्त ये करना चाहिए कि अपनी जो सेहत है उसके ऊपर देखना चाहिए, अपने आप को जो वापस जो उनकी सेहत है उसे बहाल करना चाहिए। और फिर उसके बाद जब इमरान खान साहब बाहर होंगे तो फिर इमरान खान साहब एक नए सिरे से जो कैंपेन है वो शुरू कर सकते हैं और अवाम जो है वो इमरान खान साहब के साथ खड़ी होगी। अभी भी अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़ी हुई है, लेकिन जाहिर सी बात है सड़कों पर आने से शायद लोग जाहिर सी बात है डर रहे हैं। जो कुछ किया गया, जो कुछ 26 नवंबर को किया गया, जो कुछ मुरीद के में किया गया, या जिस तरीके से बड़े पैमाने पर हजारों जो गिरफ्तारियां हैं वो हुई, बहरहाल इमरान खान साहब का जवाब क्या आता है इस पर अब सारी नजरें हैं। और रवा हफ्ते ये दावा किया जा रहा है कि एक और जो मुलाकात है वो इमरान खान साहब से होगी और इसमें जी इमरान खान साहब फिर कोई जो जवाब है वो देंगे। आया इमरान खान साहब रिजेक्ट करते हैं, एब्सोल्युटली नॉट फिर से कहते हैं बुशब्बी साहबा से उनकी मुलाकात हो चुकी है, या इमरान खान साहब कोई मजीद जो एक ग्रीन सिग्नल है वो देते हैं। तो रवा हफ्ते इस हवाले से भी एक बड़ी जो डेवलपमेंट है वो हो सकती है। इसके साथ ही जी एक और खबर भी अक्सर शेयर करनी है और खबर यह है कि खलीजी ममालिक इस वक्त पाकिस्तान जो डील करवा रहा है अमेरिका और ईरान के दरमियान, इस डील को लेकर सख्त परेशान है और सर पकड़कर बैठे हुए हैं, खासतौर पर यूएई और बहरीन। वजह क्या है? वजह यह है कि इन खलीजी ममालिक का यह मानना है कि अगर ये डील हो जाती है तो इनमें जो 3 इंपॉर्टेंट मेन शराइत हैं वो कौन सी हैं? एक शर्त है जी यूरेनियम अफजुर्दगी के हवाले से, दूसरी शर्त है कि लबनान में सीज फायर के हवाले से, और तीसरी शर्त है अपनाए हरम्स को खोलने के हवाले से। लेकिन इन 3 शराइत, इन सारी शराइत में कहीं भी ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसे महदूद करने का कोई भी जिक्र नहीं है। तो अब उनको अपने सर पर तलवार इसलिए लटकती हुई दिखाई दे रही है कि अगर और 2 धारी तलवार, और उसकी रीजन ये है कि अगर जंग नहीं रुकती, जंग होती है, तो ईरान ने खलीजी ममालिक को खासतौर पर यूएई जो है इसे निशाने पर लिया हुआ है, तब भी इनकी तबाही है। और अगर कोई डील हो जाती है तो उस सूरत में अमेरिका तो यहां से चला जाएगा, तो पीछे ईरान जो है उसके पास तो मिसाइल जो प्रोग्राम है वो तो उसी तरह से है, और फिर उसके बाद ईरान जो है वो एक नई पावर बनकर इस खिते में उभरेगा। तो फिर हमारा क्या होगा? हमें ईरान के अंडर रहकर चीजों को चलाना होगा। और अगर अमेरिका यहां से निकल जाता है, उसके अड्डे यहां से खत्म हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद ईरान के साथ हम किस तरह से सरवाइव कर पाएंगे? हमने तो ऑलरेडी इंतहा तक पहुंच चुके हैं ईरान के खिलाफ, जिस तरह से जो हमले हैं, इवन की यूएई से जो बड़े पैमाने पर हमले हैं वो हुए हैं ईरान पर। तो ये एक तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है इन खलीजी ममालिक को, और ये अब परेशान है कि इस डील में कम से कम डील होती है तो हमारे लिए भी कुछ ना कुछ जो है वो रखा जाए। साथ ही साथ ये इस तरह से भी परेशान है जी कि अमेरिकन जो हैं, अमेरिका जो है, सदर ट्रंप जो है, वो इस जंग का जो बिल है वो अरबों को भेज रहा है, तो वो बिल हम कहां से देंगे? अगर हम वो बिल नहीं देते तो वहां से अमेरिका नाराज, और यहां से जो ईरान है वो तो वैसे ही उसके साथ हमने जो ताल्लुकात हैं वो खत्म ही कर दिए हुए हैं, हमने तो उसके साथ जंग छेड़ी हुई है, तो हमारे लिए जो कोई रास्ता है वो नहीं निकल रहा। तो इस मामले के ऊपर खलीजी ममालिक में खासतौर पर यूएई और जो बहरीन है, यहां पर काफी ज्यादा बेचैनी है, काफी ज्यादा माफ कीजिएगा, काफी ज्यादा परेशानी है और काफी ज्यादा इस्तराब भी है, और बड़ी बेयकीनी की जो सूरत हाल है वो भी बनी हुई है। और इसकी एक रीजन ये भी है कि दुबई इस वक्त सबसे बड़ा लूजर इस वजह से भी साबित हो रहा है कि वहां पर जिस तरह से टूरिज्म खत्म हो रही है, जो उनकी इमेज दुनिया में खराब हुई है। उनकी इमेज ये थी कि लोग वहां पर सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए जाते थे, टूरिज्म के लिए जाते थे, लेकिन ये दोनों काम उनके लिए खत्म हो गए हैं। वो अपनी 35% जो इनकम जनरेशन है वो टूरिज्म से करते हैं। तो अगर ये खत्म हो रही है, उनकी इमेज बर्बाद हो गई है, ऊपर से जो तेल वाला मामला है वो भी जो तरसील है उनकी बंद हो गई है, तो फिर उसके बाद वो कैसे सरवाइव करेंगे? और वो यूएई जो कि जो है वो बड़ी तेजी से तरक्की कर रहा था इस खित्ते में, और पूरी दुनिया दुबई की तरफ देख रही थी, वहां का रुख करती थी, तो वो सारी जो उनकी इमेज है वो तबाह बर्बाद हो गई है। इसके साथ ही जी एक और खबर भी आपको देता चलूं कि पाकिस्तान ने आज एक एंटी शिप मिसाइल तैमूर का एक कामयाब तजर्बा किया है। अब नाज़रीन ये याद रखिएगा कि जब मुज़ाकरात एक तरफ चल रहे हैं उस टाइम पर ये जो तजर्बा है वो किया गया है, बड़ा मानी खेज है। और इसलिए भी मानी खेज है कि एक तो ये
जो है वो समंदरों में लॉन्च करने के लिए होता है और इसकी रेंज जो है वो 600 किलोमीटर है। यानी कि ये एंटी शिप मिसाइल से नाम से ही इससे मुराद हो गई कि जब समंदरों में आप इससे अटैक करते हैं तो एंटी शिप का मतलब यह है कि शिप्स को सही तरीके से जो निशाना है वो ये बनाता है और इसका एक कामयाब जो तजर्बा है वो आज पाकिस्तान की जानिब से कर लिया गया है। यानी कि इसका मतलब यह है कि यहां पर भी समंदरी हदूद में भी पाकिस्तान ने अपनी एक जो पावर है वो शो की है और ये एक जो कामयाब तजर्बा है वो पाकिस्तान की जानिब से किया गया है। इसके अलावा जी एक बैड न्यूज भी है अवाम के लिए और बैड न्यूज ये है कि पाकिस्तान में जो महंगाई है वो एक मरतबा फिर से बड़े पैमाने पर बढ़ने जा रही है। खासतौर पर गैसो तेल की जो कीमतें हैं वो बढ़ने जा रही हैं। कैसे बढ़ने जा रही हैं? खबर यह है कि IMF ने 1.2 अरब डॉलर जो हैं वो रिलीज करने हैं या पाकिस्तान को किस्त देनी है, उसके लिए कुछ शराइत 11 शराइत उन्होंने लागू की हैं और उन शराइत के ऊपर पाकिस्तान ने एग्री भी कर लिया है। अब ये शराइत कौन सी हैं? इन शराइत में एक शर्त तो ये भी है कि गैस की जो कीमतें हैं वो बढ़ाई जाएंगी और गैस की कीमतें गैस नहीं बल्कि जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमतें भी बढ़ाई जाएंगी। बहरहाल बिजली की कीमतें भी बढ़ाई जाएंगी और सालाना और 6 माह के वक्फे से ये जो कीमतें हैं वो बढ़ाई जाएंगी। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि ऑलरेडी पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत क्या है, गैस की कीमतें क्या हैं और बिजली की कीमतें क्या हैं। अगर इनमें मजीद इजाफा होगा तो क्या अवाम इसे अफोर्ड कर सकती है? ऑलरेडी अवाम की चीखें निकली हुई हैं। ऑलरेडी अवाम इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। पेट्रोल जो आपका महंगा हुआ, जो डीजल आपका महंगा हुआ, ठीक है, ओवरऑल दुनिया में जो महंगाई है, दुनिया की जो मायशत है उनको झटके मिले हैं, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ज्यादा ही इसके जो असरात है वो देखने के लिए मिल रहे हैं। और सबसे ज्यादा अगर कहीं पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं तो वो पाकिस्तान में ही बढ़ी हैं। और पाकिस्तान एक तरफ तो सालसी करवा रहा है, मेहमान नवाजी भी कर रहा है, एक सहूलतकारी भी कर रहा है कि दोनों फरीकों के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाबी से हो जाएं, लेकिन दूसरी तरफ अवाम ये भी गिला कर रहा है कि ठीक है आप वो तो काम कर रहे हैं लेकिन जो असल मामला है, जो अवाम का मामला है, जो महंगाई का मामला है वो तो आउट ऑफ कंट्रोल ही है। उस पर कब कोई जो हल है वो निकाला जाएगा। तो ये जी 1.2 अरब डॉलर की जो किस्त देनी है IMF ने, इस पर अब जाहिर सी बात है हुकूमत के पास और उन्होंने क्या करना था, यही कोशिश है कि कहीं से पैसे आए। अब सऊदिया से भी यही हुआ जी, बल्कि सऊदिया के वाले से भी खबर है कि 2 अरब डॉलर के बाद 1 अरब डॉलर और भी सऊदिया की जानिब से रिलीज कर दिया गया है और टोटल 3 अरब डॉलर यानी कि उन्होंने रिलीज कर दिए हैं और पाकिस्तान ने 2 अरब डॉलर UAE को दे दिए हैं और 2 दिन के बाद 1 अरब डॉलर मजीद पाकिस्तान ने UAE को देना है। तो इसका मतलब यह है कि 2 किस्तें हो जाएंगी और फिर उसके बाद तीसरी किस्त देनी है और जून तक का पाकिस्तान के पास टाइम है और कुल मिलाकर जो अमाउंट सामने आ रही है वो 4.8 अरब डॉलर जो है वो सामने आ रही है। बहरहाल दुबई को ये जो पैसे हैं UAE को वो पाकिस्तान वापस कर रहा है। कतर ने पाकिस्तान की तारीफ की है जो पाकिस्तान सालसी करवा रहा है और कतर के हवाले से भी ये डिटेल सामने आ रही हैं कि हो सकता है कि सऊदिया के साथ जिस तरह से पाकिस्तान ने दिफाई मुआहदा किया है इसी तरह का जो मुआहदा है वो पाकिस्तान कतर के साथ भी करे और यूं बेक वक्त 2 मुल्कों में पाकिस्तान की जो फौज है वो मौजूद हो और इसी वजह से कतर भी पाकिस्तान को जो पैसे है हो सकता है 2 अरब डॉलर पाकिस्तान को वहां से भी जारी कर दिए जाएं। तो ये जी आज कुछ आम तफसीलात थी। राय का साथ कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।